Now the next question is question number 4. From the following information, compute the annual value of the house. Fine. देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख, फेयर रेंट 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,50,000, एक्चुअल रेंट 50,000 पर मंथ. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है. द बिल्डिंग रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अनरियलाइज्ड रेंट 50,000. Conditions of Rule 4 are satisfied. Municipal tax paid by the owner 25,000 and by the tenant 25,000. This is the additional information. ठीक है. यहाँ पे हमने एक नया क्या देखा कि बिल्डिंग जो है वो 2 महीने खाली है प्रीवियस ईयर में. 12 months में 2 months जो है बिल्डिंग रिमेन वैकेंट. तो हमारा कैलकुलेशन किस बेस पे होगा. जो एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन होता है इसमें हम एक्चुअल रेंट को लेते हैं, न कि फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट. इसका जो है रूल मैं आपको बताती हूँ. ये रूल आपको लिखा हुआ है. देखिए रूल क्या बोल रहा है. कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस which remains vacant for whole or any part of the previous year. ठीक है. अगर आपका किराए का घर, इन केस ऑफ लेट आउट हाउस का मतलब होता है किराए का घर, अगर प्रीवियस ईयर में पूरा प्रीवियस ईयर वो वैकेंट रहा हो या पार्ट ऑफ द हाउस प्रीवियस ईयर में वैकेंट रहा हो. 2 कंडीशंस है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है. हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर फुल ईयर. प्रीवियस ईयर में आपका घर जो है खाली था, उसमें कोई भी टेनेंट नहीं आया या किराए पे वो घर नहीं चढ़ा है. इन सच अ केस द ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी नील. क्या बोल रहा है. अगर प्रीवियस ईयर में घर खाली था, किराए पे अगर लेट आउट नहीं हुआ है, तो इन दैट case the gross annual value will be nil. There will be no gross value. ठीक है. इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. मैंने वीडियो लेक्चर में भी इसको समझाया है. सेकेंड कंडीशन क्या है. हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. मान लो प्रीवियस ईयर में 2 महीने घर खाली था. अभी जैसे हम 4th क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हाउस इज रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 months इन द प्रीवियस ईयर. तो ऐसी कंडीशन में हम GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंट. ठीक है. इफ ये कंडीशन कौन सी है. अगर प्रीवियस ईयर में कुछ महीने, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने अगर घर खाली रहा, तो इन दैट केस एक्चुअल रेंट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंट. द एक्चुअल रेंट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सेम वही कंडीशन है जो जैसे GAV में मैंने बताया था कि एक्चुअल रेंट, इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, देन द एक्चुअल रेंट विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है. फिर से सुनिए. एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्चुअल रेंट जो होगा वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, GAV होगा. दूसरा क्या बता रहा है. इफ द एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट हाउस इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट. अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट के, सच वैकेंसी द एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल विल बी दी ग्रॉस. तब भी उस कंडीशन में एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा. ठीक है. ये 2 चीज़ें समझ में आई. अब इसी बेस पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. द बिल्डिंग रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है.
और ये जो वैकेंट पीरियड का कैलकुलेशन होगा ये एक्चुअल रेंट पे होता है बेटा, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू पे नहीं होता है, एक्चुअल रेंट पे इसका इफेक्ट होता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो हमारा जो हमने लिखा था फेयर रेंट, जो 4 फैक्टर है वो हम लिख लेते हैं। हमारा जो फेयर रेंट है वो कितना दिया हुआ है, 3,60,000। ठीक है, आप लिख लीजिए 3,60,000। म्यूनिसिपल वैल्यू इज 4 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, 4 लाख इज हायर। ठीक है, चलिए अब इस हायर वैल्यू का कैलकुलेशन, हम इस हायर वैल्यू को कंपेयर हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट से हमने इसका कंपेयर किया तो स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना दिया हुआ है इसमें, 4,50,000। 4,50,000 हमारा स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो 4 लाख जो है वो हमारा लोअर है और यही हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक, अब एक्चुअल रेंट हमको कितना दिया हुआ है, 50,000 पर मंथ एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, 50,000 पर मंथ। तो हमारा होल ईयर का कितना हो गया, होल ईयर का हमारा जो रेंट हुआ वो कितना हुआ, 50,000 इंटू 12, 6 लाख। इज इट 6 लाख हुआ। लेकिन क्या बोल रहा है, द बिल्डिंग रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। तो जब पिछले प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग 2 महीने खाली था तो हमको किराया कितने महीने तक का मिला, 10 मंथ्स तक का मिला। तो ये 50,000 जो है वो पर मंथ हमारा रेंट है, लेकिन हमको ये किराया कितने महीने तक मिल रहा है, इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 5 लाख। ठीक, तो हमारा कैलकुलेशन जो है ये 6 लाख पे नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन जो है ये 5 लाख पे होगा, बिकॉज बिल्डिंग इज रिमेन्ड वैकेंट 2 मंथ्स इन द प्रीवियस ईयर। तो मेरे को जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो तो 10 महीने तक का मिल रहा है ना, 10 महीने ही मुझे एक्चुअल रेंट मिला, ना कि 12 मंथ तक। तो अब इस एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन होगा वो इससे होगा, 5 लाख से। ठीक है, ये आपका एक्चुअल रेंट आया, अब ये आपका एक्चुअल रेंट आया, ना कि ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वैकेंट पीरियड का कैलकुलेशन होगा। अब इस 4 लाख का कंपैरिजन इससे होगा। तो इफ क्या बताया था, 2 कंडीशन, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन GAV इज इक्वल टू AR। तो अब आप देख लीजिए 5 लाख एक्चुअल रेंट है और एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख है। विच एवर एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन ER, मतलब आपका GAV कितना आया, GAV इज इक्वल टू 5 लाख। आई बात समझ में? क्या किया मैंने, सबसे पहले फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू का कंपैरिजन करके मैंने विच एवर इज हायर उसको निकाला, 4 लाख। उसके बाद इस वैल्यू का कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से किया, विच एवर इज लोअर, ये आ गया 4 लाख। अब 4 लाख में हमने 4 लाख हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट आया। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन मुझे एक्चुअल रेंट से करना है, बट in this question it is given that the building remained vacant for 2 months in previous year। तो मुझे एक्चुअल रेंट जो है वो 12 मंथ का नहीं मिलेगा, मुझे जो रेंट मिलेगा वो 10 मंथ तक मिलेगा ना। इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर 2 महीना आपका घर खाली है पिछले साल
तो आपको 12 महीने का किराया क्यों आप ले रहे हो, है ना। आपको तो 10 महीने तक का किराया ही मिला है। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना कैलकुलेट होगा, 50,000 अगर मेरा पर मंथ बिल्डिंग का रेंट है तो मुझे 10 मंथ के हिसाब से ही उसको कैलकुलेट करना है। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख। और उसके बाद आपका सेम एज इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, जीएवी विल, एक्चुअल रेंट विल बी जीएवी। तो मेरा जीएवी कितना आया, 5 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका जीएवी निकल गया। बस अब आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही मेन कैलकुलेशन होता है बेटा हाउस प्रॉपर्टी में। ये एक जीएवी का कैलकुलेशन और एक कैलकुलेशन होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, ये दो कैलकुलेशन अगर आपने करना सीख लिया, आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी है। आपको फुल 16 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। फॉर दी असेसमेंट ईयर 2021, लेट्स स्टार्ट। जीएवी, हमारा जीएवी कितना आया, जीएवी इज 5 लाख। ठीक है, जीएवी कितना आ गया, 5 लाख। इसमें कोई म्यूनिसिपल टैक्स है क्या, यस म्यूनिसिपल टैक्स है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स। अब देखिए यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ₹25,000 एंड पेड बाय द टेनेंट 25,000। तो मैंने क्या बताया था, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर को ही हम माइनस करते हैं, पेड म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ठीक है, कितना पे किया, 25,000। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट, इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस, क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट है बेटा, इसलिए हमको अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस करना है। अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, ये आपका 50,000। ठीक है, चलिए और कोई भी चीज़ माइनस नहीं होती जीएवी में। हमने माइनस किया तो ये आ गया आपका 4 लाख। ये आपका 50,000 प्लस 25,000 75,000, 5 लाख में 75,000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4,25,000। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है, तो हमारा एनुअल वैल्यू आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक, एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला है एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे डिडक्शन लिखना पड़ेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या करेंगे आप, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV 4,25,000। ठीक है, 30% ऑफ NAV 4,25,000 का 30% हम कैलकुलेट किए तो ये आया आपका, एक मिनट, $4,25,000 4,25,000 into 30
1%, 1,27,500, यह आ गया हमारा 1,27,500। ठीक, इसको हम माइनस कर देंगे, -4,25,000, यह आ गया हमारा 2,97,500। ये क्या आया आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने नया क्या देखा? इस क्वेश्चन में हमने नया देखा वैकेंट पीरियड। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि वैकेंट पीरियड का जो इम्पैक्ट होता है वो एक्चुअल रेंट से कैलकुलेट होता है, ना कि फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ तक का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। जैसे ही आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिल गया, ठीक है, अब उसके बाद आप एक्चुअल रेंट में कैलकुलेशन करेंगे। जितना भी मंथ वैकेंट रहा उतने मंथ का ही जो है आप रेंट लेंगे, न कि पूरे साल का। अगर यहाँ पे 4 मंथ रहता तो 4 मंथ अगर आपका वैकेंट है तो आप 50,000 इंटू 8 करते। 3 मंथ रहता तो 50,000 इंटू 9 मंथ करते। ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन जो है एक्सपेक्टेड रेंट से करते, न कि 12 से। ठीक, सो दिस इज द न्यू वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी